अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 104 स्टार्ट हो गया जी, कैफ वन का। आवाज़ आ रही है सही? हाइब्रिड वालों सही आवाज़ आ रही है? ओके करें यार, ओके। अच्छा जी, आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैंने ये HDL वाला सवाल कराना है और ये भी करवाना है, लेकिन इससे पहले ज़रा सवारियाँ पूरी करते हैं। आ जाएँ ज़रा काउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO में, पेज 868 पे। भाई यहाँ से टाइम देख लेना है, फिर ये कट कर देंगे, कल भी नहीं हो सका। Not for profit organizations are organizations normally without transferable ownership interest, organized and operated exclusively for the social, educational, professional, religious। ये सारी बातें उन्होंने उसके पर्पसेस बता दिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक डेफिनेशन जहन के अंदर हो। NPOs members, contributors और अदर रिसोर्स प्रोवाइडर डू नॉट, बस ठीक है, पहली दो लाइनें जहन में हो बस। अच्छा जी, NPOs में भी इसको भी छोड़ दें। बल्कि पूरा ही कर दें। अच्छा जी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NPO इज टू मेक प्रॉफिट, सारी बातें आपको पता ही हैं, ये ज़बानी ही पता होनी चाहिए। NPO हैव इनकम विच दे रेज एंड कॉस्ट विच दे पे, ठीक है जी। रेवेन्यू ऑफ NPO नॉर्मली अराइज फ्रॉम डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अमाउंट कलेक्टेड थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेंबरशिप फी, फंड रेजिंग, सेल ऑफ गुड्स। ये आपको मैंने अलग जगह पे बता दिया है, बस पता होना चाहिए आपको क्या सोर्सेज हैं। सम अकाउंटिंग रूल्स आर एज रेलिवेंट टू NPO एज, ठीक है जी, ये सारे ही जाने दें। यानी कि आपको इस पहले सफ़े पे डेफिनेशन का पता होना चाहिए थोड़ा सा, वो आपको वैसे ही पता था। मेरा दिल तो ये है कि वो भी उड़ा देनी चाहिए, ठीक है जी। इसको रीड ऑनली कर लीजिएगा, ये भी आपको पता है, एक नज़र सिर्फ देख लीजिएगा। रीड ऑनली का मतलब होगा एक बार पढ़ लें, समझना है तो पूछ लें। रीड ऑनली के साथ मैंने अगर CTM लिख दिया तो मतलब ये याद रखने वाली बात है, कमिट टू मेमोरी है, रट्टा लगा लें, मतलब याद रख लें। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम होती है, इसकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर है, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, सरप्लस है, डेफिसिट, नेट लॉस, डेफिसिट आया था, इक्विटी और शेयर कैपिटल एंड इक्विटी रिजर्व होते हैं, यहाँ पे नेट एसेट्स होते हैं, चेंज इन इक्विटी होती है, चेंज इन नेट एसेट्स होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं, फी, सब्सक्रिप्शन, ओनर, ट्रस्टी वगैरह वगैरह। ये थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ, ठीक है। तो एक बार बस पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा मसला इसमें है नहीं। कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। असल में ये स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ MCQs, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान ICAP इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO, जो कि हम यहाँ पे रेफर करेंगे, वो कह रहा है इस चैप्टर में AS/NPO एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टिव्स। SECP ने ICAP को कहा कि ये स्टैंडर्ड्स आपने बनाने हैं, जिसमें आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और NPO, मतलब NPO के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। यार इधर हो जाओ, कोना छोड़ दो उस्ताद, कोना छाड़ दो, बेदबी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे पाँव रखा, ठीक है जी। तो बस इतनी सी बात याद रख लें, बाकी जाने दें। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO, ये किसने बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं, ये कोई एक तो है ना IFAC जो हमारे स्टैंडर्ड्स बनाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO ICAP ने जो है वो बनाए हैं। इशू ICAP ने इशू किए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रीड ऑनली, recognition is the process of including an item financial statements or recognition criteria under accounting standards NPO are as follows. The item has an appropriate basis of measurement, item involving economic benefit,
गिविंग अप इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बस ठीक है, इसको भी क्या करना है, ठीक है रहने दें। ये इंपॉर्टेंट है टेबल थोड़ा सा कि रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, ये थोड़ी सी बात नहीं कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया उसने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया प्रोवाइड जनरल गाइडेंस ऑन व्हेन एन आइटम इज रिकॉर्डेड, कि कब किसी आइटम को रिकॉर्ड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें आपकी प्रोफेशनल जजमेंट बहरहाल चाहिए होती है। प्रोफेशनल जजमेंट तो आपकी भाई हर जगह चाहिए, आप अकाउंटेंट्स अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं, जो एस्टीमेट्स होते हैं, अंदाजे होते हैं, ये कर रहे होते हैं आप, ठीक है। प्रोफेशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस टू आइडेंटिफाई वेदर एनी पर्टिकुलर आइटम इज रिकॉर्डेड और नॉट। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यूज आर जनरली रिकॉर्डेड when performance is achieved and reasonable assurance regarding measurement of collectability। यानी दो चीज़ें हैं, जब आपने परफॉर्मेंस कर ली, जो आपने काम करना था वो कर दिया, और रीजनेबल अश्योरेंस आपको है रिगार्डिंग कलेक्टिबिलिटी और मेजरमेंट, कि आपको रीजनेबल अश्योरेंस है, कलेक्टिबिलिटी को भी छोड़े, ठीक है, कि आपको रीजनेबल अश्योरेंस है, बल्कि मेजरमेंट को वो तो हो ही जाती है, परफॉर्मेंस है और रीजनेबल अश्योरेंस है ऑफ कलेक्टिंग। क्या मतलब, आपने काम भी कर लिया और आपको ये उम्मीद है कि पैसे आ भी जाएंगे, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। फिर एडिशनल बात है, वैसे तो आपने छोटा अभी तक कितना पड़ा हुआ है, इतना सा, कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है जब आपने ऑब्लिगेशन अपनी पूरी कर ली, आपके जिम्मे जो था वो आपने कर ली। अगर आप गुड्स बेचने वाले हैं, आपने गुड्स सेल कर दी, अगर आप सर्विसेज रेंडर करने वाले हैं तो आपने सर्विसेज रेंडर कर दी, तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे कंट्रीब्यूशन को कब रिकॉर्ड करें, तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन टू एनपीओ डू नॉट नॉर्मली अराइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कहता है ये जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं ये सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं होते। जो डोनेशन देते हैं वो कोई सर्विस नहीं ले रहे होते उसके अगेंस्ट। डोनेशन का मतलब यही है कि ये पकड़ो पैसे, आप अपना काम करो। तो नॉर्मली वो कह रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, चाहे वो अनरिस्ट्रिक्टेड है चाहे जो से भी हो, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से नहीं आते। इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली परफॉर्मेंस अचीवमेंट इज जनरली नॉट रेलेवेंट टू द रिकग्निशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड। कह रहा है अगर आपको डोनेशंस मिले हैं तो उसके लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, असल में IFRS 15 का लफ्ज़ है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि जो आपके ज़िम्मे, सेलर के ज़िम्मे जो हो, जब वो पूरा कर ले तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। आपने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है तो क्या करें, जो आपने करना है वो कर लिया है तो आपने अर्न कर लिया। यानी आप गुड्स बेचने वाले हैं तो आपने गुड्स डिलीवर कर दी, आप सर्विसेज रेंडर करने वाले हैं तो आपने सर्विसेज रेंडर कर दी। जिस वक्त आप अपने जिम्मे वाला काम कर लें, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। कैश आ जाए तो कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, सेल क्रेडिट। कैश ना आए तो रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। तो ये किस लिए है, रेवेन्यू किस लिए है, आपने गुड्स या सर्विसेज अगर दिए तो उसके अगेंस्ट। लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनको आप डोनेशंस कहते थे, इनके लिए कोई गुड्स या डिलीवर करना या सर्विसेज रेंडर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि इसके लिए आपको परफॉर्मेंस अचीवमेंट आपकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रेवेन्यूज़ इनको हमने रिकॉर्ड करना है जब ये रिसीव हो जाएं या रिसीवेबल भी हो जाएं, ठीक है। तो रिकग्निशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, सच रेवेन्यूज आर जनरली जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। यानी कंट्रीब्यूशन कब रिकॉर्ड करना है, जब वो रिसीव हो जाए, या इवन जब रिसीवेबल भी बन जाए, आपको उम्मीद हो कि वो आ जाएंगे। किसी ने आके ऐलान कर दिया आपके किसी इवेंट पे कि जी मैं इतने कंट्रीब्यूट करूँगा, अगर आपको उम्मीद है तो रिसीवेबल हो गया तो आप रिसीवेबल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हुकूमत ने कह दिया आपको हम इतने पैसे देंगे, रिसीवेबल हो जाए या रिसीव हो जाए तो रिकॉर्ड कर लेना है। यानी कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके ज़िम्मे कोई गुड्स डिलीवर करना या सर्विसेज रेंडर करना नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन वो होते हैं बेस्ड ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। आपको रिपेयर के लिए फंड मिला था, सवाल किया था आपने, तो आपने जैसे जैसे रिपेयर करते जाना है उसको लायबिलिटी बनाया था, जैसे जैसे रिपेयर करते जा रहे थे आप उसको इनकम बनाते जा। आप जैसे मैंने मिसाल दी थी, आई ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिले, आपने लायबिलिटी बना लिया। जैसे जैसे रिसीव करते, जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। आपने बिल्डिंग के लिए डोनेशन लिया, लायबिलिटी बना लिया, जैसे जैसे बिल्डिंग आपकी बनती जा रही है वो खत्म होता जा रहा है, लायबिलिटी पड़ी है। फिर रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है, बिल्डिंग के लिए मिला था तो बिल्डिंग डेफिसिट होती जाएगी, इसको इनकम बनाते जाएंगे। यानी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन के साथ जोड़ते हैं। और गेन्स को नॉर्मली जब वो रियलाइज हो जाएं, तो गेन्स क्या है, मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, शेयर्स खरीदे फिर बेच दिए, गेन आ गया। आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, गेन आ गया। तो गेन कब रिकॉर्ड करना है, जब वो आपने कमा लिया है, जब वो रियलाइज हो गया, चीज़ बेची है, आप रियलाइज्ड गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस और लॉसेस जनरली रिकॉर्ड करते हैं जब when an expenditure or previously recorded asset does not have any future economic benefit. Expenses are
रिलेटेड टू अ पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट, ठीक है, बस रीड ऑनली था ये, ठीक है। एक्सपेंसेस को आर रिलेटेड टू अ पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट अकरिंग एट दैट पीरियड और बाय लोकेशन मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इतनी सी बात ऐसे ही पढ़ लें इसकी, बस ये सिर्फ एक बार का रीड ऑनली था जो मैंने आपको अपने साथ ही पढ़ा दिया बस, ठीक है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा ही रीड ऑनली है, जिसके अंदर ये रीड ऑनली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मैंने सिर्फ ये टेबल पढ़ा दिया, ठीक है, सही है। नहीं, रिकग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग एन आइटम ऑफ द रिकग्निशन क्राइटेरिया एन आइटम एज एन अप्रोप्रिएट बेस ऑफ मेजरमेंट। बस ये रीड ऑनली ही है, रीड ऑनली ही, एक बार, ओनली वंस, एक बार पढ़ ले, इसमें बात को समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछना है। ये वाला पैरा जो है ना जी, ये फ्रेमवर्क हमने जो पढ़ना है, एंड पे पढ़ूंगा, एक पढ़ाऊंगा भी, जाहिर है पढ़ना भी होता ही है पढ़ाने के लिए, तो एंड पे जब आपको ये फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा तो ये वाली बात फिर आपको समझ आएगी। असल में वैसे तो मसला कोई नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बात लिखी हुई है, वो है जनाब हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, ये भी कोई चीज़ होती है, इससे आगे लिखा होगा ये कैपिटल मेंटेनेंस कौन सा वाला, तो ये कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क में हमने पढ़ना है। और जो बेसिस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखने की, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, 2-3 और बेसिस हैं, ये फ्रेमवर्क में आपको पढ़ाऊंगा। तो जब फ्रेमवर्क में पढ़ाऊंगा तो फिर ये पॉइंट नंबर 2 आपका तो अभी तक पेंडिंग है, ठीक है, फ्रेमवर्क तक पेंडिंग है, ओके, सही है। और जब मैं फ्रेमवर्क पढ़ा दूंगा, वैसे मैं नॉर्मली आके यहाँ पे पढ़ा भी देता हूँ, लेकिन नहीं भी पढ़ाऊंगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा, यानी आप रीड करेंगे तो उस वक्त समझ आएगी, फिलहाल इसको पेंडिंग कर देंगे। अच्छा जी, फंड अकाउंटिंग को एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई अगर क्वेश्चन हो इसमें से तो आपने मुझसे पूछना है, ये भी वंस रीड करने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताई हुई हैं बातें, एंडोमेंट फंड किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फंड किसे कहते हैं, जनरल फंड किसे कहते हैं। बात काम की सिर्फ इतनी सी है कि आपको इंटरनल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, इंटर फंड ट्रांसफ़र हो सकती है, एंडोमेंट फंड रिस्ट्रिक्शन, ये सिर्फ आपने एक बार रीड करना है। बाकी जहाँ पर कोई चीज़ मैंने टेबल की फॉर्म में बनाई है, मैं यहाँ से काट के वो टेबल आपको रेफ़र कर दूँगा, ठीक है। ये सिर्फ तसल्ली के लिए एक बार पढ़ना है आपने, अपनी तसल्ली के लिए। जो काम की चीज़ें हैं वो पहले ही मैंने आपको पढ़ा दी हैं, मैं सारे MCQs आपको करवाऊँगा, सवाल हमने वैसे सारे कर लिए हैं, आपके सारे MCQs हो रहे होंगे, और जो काम की चीज़ें बाकी हैं वो मैंने अभी पढ़ानी है आपको, ठीक है। 5 मिनट और बस देख लें इसको। तो जो मेरा रीड ऑनली होता है, उसके साथ जो होमवर्क होता है वो आपने एग्जाम्पल को करना होता है। आपको तसल्ली ना हो रही हो तो आपने फिर मुझसे कल करनी है, नहीं करेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे तो मैंने आपको कोई नहीं बताना। मैंने आपको बताया था कि NPO के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, क्या क्या मैंने बताए थे। आपने कोई सर्विसेज दी हैं, उसके अगेंस्ट आपको फ़ी आ गई, सब्सक्रिप्शन आ गई, ज्वाइनिंग फ़ी है, आपको कंट्रीब्यूशंस मिल रहे हैं, आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, और क्या था, हाँ, लाइव मेंबरशिप, हाँ लाइव मेंबरशिप भी आ सकती है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपकी इनकम्स ऑफ NPO हैं। NPO मे हैव सेवरल कैटेगरीज ऑफ इनकम टू फंड इट्स ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल फी फॉर सर्विसेज। फी फॉर सर्विसेज क्या है जी, वो नॉर्मली वो चार्ज करती हैं NPOs, चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फंडिंग। अपना काम चलाने के लिए जो सर्विसेज देते हैं उसकी कभी कभी फीस चार्ज कर रहे होते हैं। द फी इज यूजुअली लोअर देन कमर्शियल चार्जेस फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विस। एग्जांपल, हेल्थ केयर NPO सिर्फ 100 रुपये ले रही है, यानी आप किसी NPO के अंदर किसी नॉन प्रॉफिट और किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में जाएं तो पर्ची वहाँ पे भी आप दे रहे होते हैं। अब वो पर्ची, मैंने तो अक्सर जगहों पे ये भी सुना है, 1 रुपये की पर्ची, कहीं पे 10 रुपये की पर्ची, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, या थोड़ी सी पर्ची होगी, क्योंकि आपको मिसाल के तौर पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 3000 में चेकअप होता है, तो वो जो ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसमें 100 रुपये में चेकअप हो रहा है। तो सर्विसेज की फ़ी चार्ज करते ज़रूर हैं ताकि अपना काम चला सके, लेकिन वो होती नॉर्मली बहुत कम है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात, NPOs में चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फंडिंग। द फी इज़ यूजुअली लोअर, ठीक है। एजुकेशनल NPO चार्जिंग अ फी ऑफ 500 पर मंथ, ठीक है जी। अफोर्डेबल एजुकेशन देने के लिए अंडर प्रिविलेज्ड एरिया के अंदर किसी दूर दराज इलाके में एक तालीमी इदारा बनाया गया है जिसमें सिर्फ 500 रुपये फ़ीस रखी गई है पर मंथ, ताकि वो NPO का खर्चा भी पूरा होता रहे और उस इलाके के अंदर गरीब बच्चों को जो है वो तालीम भी मिलती रहे। ऐसे ही ये हॉस्पिटल है, तो इस तरह की बात है, ठीक है। ₹100 चार्ज करते हैं
फॉर ईच कंसल्टेशन विजिट बाय अ पेशेंट वाइल कमर्शियल हॉस्पिटल आर चार्जिंग 1500 पर विजिट, तो वो नॉमिनल सी फीस चार्ज कर सकते हैं। ये एक इनका सोर्स ऑफ इनकम है। जस्ट वंस रीड वाली चीज़ें हैं, एक बार पढ़ना ज़रूर है, तब तसल्ली होगी जाके कि हाँ जी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हमें सवाल भी करना आता है सारा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी छोटे से पॉइंट से सवाल के अंदर 1-2 नंबर का पॉइंट बन जाता है, एडजस्टमेंट बन जाती है, तो पढ़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, जो नहीं पढ़ना वो मैंने ऐसे काट दिया आपके लिए, ज़रूरी जो नहीं था। ठीक है, ये रंगीनियाँ देख रहे हो, रंगीनियाँ, सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी है, आपको लाल लाल रंगीनियाँ आप ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही। तो ये रीड ऑनली है, इसको पढ़ लेना एक बार। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस होते हैं। कंट्रीब्यूशन कैन कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज इंक्लूडिंग कोई इंडिविजुअल दे दे, कोई कंपनी दे दे, कोई गवर्नमेंट दे दे, कोई और एनपीओ हमें दे दे कंट्रीब्यूशन, कोई और एनपीओ आपको डोनेशन दे सकती। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल, कंट्रीब्यूशन में जरूरी नहीं रिसीवेबल भी हो जाए, जो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रहा हो तो उसके कंट्रीब्यूशन के तौर पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अ कंट्रीब्यूशन इज अ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर टू एन एनपीओ ऑफ कैश और अदर एसेट्स और अ नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ लाइबिलिटीज। वो मतलब उसी की बात ज़रा दूसरी तरह से कर दी कि मतलब जैसे मैंने आपको कहा था, एक है आपको कंट्रीब्यूशन फंडिंग मिली है और एक ये है कि आपका लोन किसी ने पे कर दिया। याद है 2 टेबल बनाए थे आमने सामने, मतलब एक समझाकर डोनेशन कंट्रीब्यूशन वाला, उसके साथ ही मैंने उसको काट के कह दिया था जी कैश नहीं आ रहा, आपका लोन रीपे हो रहा है तो लोन पेएबल डेबिट, तो वो वही दोनों बातें की गई। बहरहाल कंट्रीब्यूशन की कीमती बात क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर है, कैश की या एसेट की, या नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट है या कैंसिलेशन है लायबिलिटी की। ठीक है, तो नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, देखो सर्विस, फीस की सर्विस देना, फीस की सर्विस की फीस लेना, सर्विस की फीस लेना, सर्विस दी उसके अगेंस्ट फीस ली, यानी फीस का रेसिप्रोकल वादा होता है कि आपने फीस, किस लिए फीस दे रहे हैं जी एनपीओ वाले, वो जी सर्विस नहीं दे रहे, आपको चेक नहीं किया, आपको तालीम नहीं दी, आपको जिम की सर्विस नहीं दी, तो सर्विस के अगेंस्ट फी लेना, ये रेसिप्रोकल था ना। एनपीओ ने फी रिसीव की, उसके अगेंस्ट सर्विसेज दी, जबकि डोनेशन के अगेंस्ट कोई रेसिप्रोकल सर्विस नहीं होती है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसमें कि कंट्रीब्यूशन या डोनेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन जनरेशन क्या है, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर या नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट। एसेट के लिए ट्रांसफर और लायबिलिटी के लिए लफ्ज सेटलमेंट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये जरा ज़हन के अंदर रख लेना, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ कैश या अदर एसेट या नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी डेफिनेशन, लेकिन बस एक बार पढ़ लिया अब जहन में आ गया, जब कभी आओ एनपीओ पे, अभी मैं इसमें से फिर भी मजीद काम कर दूंगा। रीड ऑनली वाला जो है वो आपको मैंने एक बार जो रीड ऑनली लिखा है उसको लिख कर उसको पढ़ के तसल्ली कर लेना, कोई मसला उसमें नहीं है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, जो याद रखने वाले होंगे वो मैं खुद लिख दूंगा यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन क्या है जी, पाबंदी क्या है, पाबंदी क्या है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट का मतलब आपको वो मुंह से भी कह देते हैं या वैसे भी उनके एक्शन से पता लग सकता है, इसको छोड़ें। रिस्ट्रिक्शन क्या है, कंट्रीब्यूशन को एक्सटर्नली भी रिस्ट्रिक्ट किया। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन को ना ये स्टैंडर्ड वैसे कहता ही रिस्ट्रिक्शन किसको है, एक्सटर्नल को, इसीलिए तो इंटरनल को फंड्स के अंदर रखता है, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन को फंड्स के अंदर ही रखता है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है जी, कहता है जी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कंट्रीब्यूशंस को के ऊपर कि वो एक्सटर्नली कह देते हैं जी ये फलां काम करें, सब्सिक्वेंटली इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। ठीक है, और डायरेक्टर्स वगैरह से, तो ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स आपके कंट्रीब्यूशन को इधर यूज़ करना इधर यूज़ नहीं करना, ये सिंपल सी बात है बस। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। रिस्ट्रिक्शन हाँ ठीक है, पता है आपको, सादा सादा बातें हैं, लेकिन रीड ऑनली कर रहे हैं आप, क्या करें आप। टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, आपको मैंने एक टेबल बना कर दिया था, क्यों ना यार वो टेबल साथ खोल लें, कहीं ना कहीं तो होगा ही। टेबल जहाँ जहाँ बने हुए हैं ना वहाँ वहाँ ओपन करके देख लेते हैं। ये किस चीज़ का टेबल बनाया था हमने, ये तो बोनस से खाया था। उसके बाद लो जी आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं, उसके बाद फिर इसको रोक देंगे, असल काम तो अभी शुरू नहीं हुआ। डोनेशंस ये जब आएंगे तो दिखाऊंगा। फंड्स ये फंड्स हैं। डोनेशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस, अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एंडाउमेंट हैं और रिस्ट्रिक्टेड हैं, यही है। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्टेपुलेशंस, कि आपको एक्सटर्नली किसी ने एक्सटर्नली कोई पाबंदी लगा दी है तो इसको रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, कि फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ जगह इस्तेमाल करना है। एंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन इज़ अ
type of restricted contribution subject to externally imposed stipulation specifying that resources contributed be maintained permanently। ये बताया था आपको कि जो असल पैसा है वो इसके अंदर छेड़ा नहीं जाता। और अनरिस्ट्रिक्टेड क्या है, जहाँ मर्जी इस्तेमाल करो, ठीक है, कि ना तो वो रिस्ट्रिक्टेड है ना ही वो एंडोमेंट है। जो ना रिस्ट्रिक्टेड है ना एंडोमेंट है वही अनरिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं आपने उस किसी ने आप पे पाबंदी लगा दी, और एंडोमेंट क्या है, पाबंदी लगाई हुई है कि आपने असल रिसोर्स को नहीं छेड़ना। एंडोमेंट फंड पढ़ाया ना, जो ये दोनों नहीं है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो ये अगेन रीड ओनली है क्योंकि आपको पता है इसका, न्यूमेरिकली इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकली पता है, ट्रीटमेंट आता है, एमसीक्यू में भी चलेगा, यहाँ से भी कुछ याद रखने की इजाज़त आपको नहीं है। जो याद रखा हुआ है वही वाला याद रखना है, उसी की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम्पल ज़रूर कर लीजिएगा, यहीं से कोई ना कोई एमसीक्यू कभी कभी बन जाता है तो फिर फ़ायदा हो जाएगा। मुझसे पूछ लेना है, आंसर नहीं देखना, लेकिन पहले ईमानदारी से। कंट्रीब्यूटेड, ये आखिरी बात है, उसके बाद फिर अगला सफ़ा कल से, ठीक है। वैसे ये चल क्या रहा है ये देख लो, इनकम्स की बात हो रही थी कि फ़ी फॉर सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, अब कॉन्ट्रीब्यूशन की बात शुरू की हुई है उसने। उसके बाद आगे चल के कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, मेंबरशिप फ़ी हो सकती है, लाइफ मेंबरशिप वगैरह हो सकती है, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, ज्वाइनिंग फ़ी, मेंबरशिप फ़ी, फ़ी फॉर सर्विसेज वगैरह। उसके बाद गवर्नमेंट फंडिंग हो सकती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वहाँ से इनकम आ सकती है, प्रॉफिट ऑपरेशंस कोई किए हैं उससे आ सकती है, और फंड रेजिंग इवेंट्स हैं। तो यहाँ तक आपने रीड ओनली करके आना, मैं तो पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। आखिरी बात सिर्फ मैं ये पढ़ाने लगा था आपको, मैं जो पढ़ाने लगा था कि आपको कोई मटीरियल, बातें की हुई हैं सारी, आपको कोई बंदा मटीरियल ही दे जाए कि भाई ने हमें सीमेंट की बोरियां ला के दे दी, गट्टू ला के दे दी थी, याद है, बैग ऑफ सीमेंट्स। हमने क्या कहा था, ये सीमेंट को, ये भाई था ना, ये सीमेंट को हमने क्या कहा था, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो अगर कोई बंदा हमें मटेरियल कंट्रीब्यूट कर दे तो हम उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये खलील भाई जो हैं ये भी आए वहाँ पे, कहने लगे कि सर बात ये है कि मेरे पास इस वक्त पैसे तो नहीं है। भाई मैंने कहा उधर हो जाओ ना यार, उधर हो जाओ ना यार, जगह खाली करना यार, भाई खलील भाई की बेअदबी करा रहे हो। अच्छा, खलील भाई ने कहा कि सर मेरे पास पैसे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं खुद माशाल्लाह सेहतमंद हूँ, जवान हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस अस्पताल की कंस्ट्रक्शन में या इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में मैं अपनी सर्विसेज दे दूँ, एक मजदूर आप ना लगाना, मिसाल के तौर पे 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मैं वहाँ पे आके मजदूरी करूँगा। तो करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन तो ये भी है, कंट्रीब्यूशन तो ये भी है। तो कंट्रीब्यूशन अगर मटेरियल की शक्ल में हो या सर्विस की शक्ल में हो, उसको रिकॉर्ड आपने करना है फेयर वैल्यू के ऊपर, ठीक है कहाँ पे? यानी कि अगर कोई आपको मटेरियल दे गया तो आपने उसकी एंट्री क्या की थी, रॉ मटेरियल, मैंने कहा था मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट करके, और आपने कंट्रीब्यूशन को क्या कहूँ मैं, बिल्डिंग के लिए है तो मैं कहूँगा जी बिल्डिंग फंड को क्रेडिट कर दो, याद है, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी बनाया था, ऐसा ही है। तो ये क्या है, ये मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है। मैं इसको यूँ कह देता हूँ, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, हमारी बिल्डिंग पे काम चल रहा है तो CWIP बिल्डिंग डेबिट और बिल्डिंग फंड लायबिलिटी क्रेडिट, उसने 60 बैग दे दिए, तो फेयर वैल्यू पर, किस पर जी, फेयर वैल्यू पे हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ऐसे ही चलो आप कर लो जी, मटेरियल इन्वेंट्री करो, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे पहले, मटेरियल इन्वेंट्री। तो आपने मटेरियल इन्वेंट्री बना ली, अब ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया है। अब जैसे जैसे इस्तेमाल होता है तो CWIP डेबिट करते जाना। ऐसे ही आपको मिसाल के तौर पे ये आपने यूज़ किया तो आपने एंट्री कर ली CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। अब मिसाल के तौर पे आपने इसमें से 50 बैग इस्तेमाल कर लिए, 10 अभी भी पड़े होंगे, ठीक है। अब ये क्या किया आपने, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। ऐसे ही खलील भाई ने आगे क्या कहा, कि मैं तो आपको अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। हमने कहा ठीक है, हमने CWIP बिल्डिंग डेबिट करके और बिल्डिंग फंड लायबिलिटी क्रेडिट कर ली डायरेक्ट ही, ठीक है। क्या किया जी, वो जी उसने ना 1 महीना सर्विस दी है और दिहाड़ी के हिसाब से 1000 रुपया हमने मजदूर को देना था, 30 दिन इसने काम किया है, वो मजदूर को पैसे नहीं दिए, तो फिर इसकी फेयर वैल्यू भी थी, इसकी भी फेयर वैल्यू थी, ठीक है, और वो उस हिसाब से हमने रिकॉर्ड कर लिया, और ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूटेड मटेरियल था, पता नहीं दूसरा है या नहीं है, हाँ सर्विसेज भी हैं। कंट्रीब्यूट करे को बंदा मटेरियल या सर्विसेज, तो इनको किस पे रिकॉर्ड करना है, अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज वुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। अब जनरल रूल तो ये है, लेकिन आगे जाके ना ये स्टैंडर्ड कहता है
कि मटेरियल की तो नॉर्मली फेयर वैल्यू मिल जाती है, लेकिन सर्विसेज की फेयर वैल्यू ना कभी कभी निकालना मुश्किल हो रही होती है। जैसे किसी जगह पर कोई आफत आ गई, कोई ज़लज़ला, सैलाब आ गया, और हमने सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है आपके पेपर से फारिग हो लो आप, तो उससे जो है वो पेपर्स के फारिग होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम सारी क्लास जो है वो वहाँ पे उस इलाके में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम अपनी सर्विसेज देंगे। अब हमारी उन सर्विसेज के अगेंस्ट कोई कीमत लग सके, वो शायद मतलब हम कोई कहीं से गया हुआ है, कोई कहीं से गया हुआ है, कोई किसी की तालीम बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, अब वो हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू तो लग ही ना सके, वैसे ही जाके उन्होंने जो है वो हेल्प कर दी, तो कभी कभी मुश्किल भी हो रहा होता है। ऐसी सूरत के अंदर जजमेंट ही यूज़ करते हैं, वो ये बात कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन हो अगर मटेरियल या सर्विस की, तो उसको मैयर करना है आपने फेयर वैल्यू पे, लेकिन फेयर वैल्यू पे कब मैयर करना है? ओनली व्हेन फेयर वैल्यू कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, फेयर वैल्यू एस्टिमेट हो सके, और मटेरियल एंड सर्विस आर यूज्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एनपीओज ऑपरेशन एंड अदरवाइज हैव, क्या मतलब ये मटेरियल या सर्विस ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एनपीओ में इस्तेमाल, एनपीओ के ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ है, और ये अगर ना यहाँ पर अगर ये ना आता तो हमें मजदूर लगाना पड़ता, अगर भाई ना बैग्स देता सीमेंट के तो हमें लेने पड़ते। ये उसने एक क्राइटेरिया दे दिया। तो दो शर्तें कहता है जी कि आपने कंट्रीब्यूटेड मटेरियल सर्विस को रिकॉर्ड कर लेना है एट फेयर वैल्यू, लेकिन कब? जब रीजनेबल फेयर वैल्यू रीजनेबली एस्टिमेट हो सके, और ये मटेरियल या सर्विस जो है ये अदरवाइज हमने वुड हैव बीन परचेज किया होता। ठीक है जी, और सही है मटेरियल या सर्विस को, तो बातें सिर्फ दो ही निकली कि फेयर वैल्यू रीजनेबली एस्टिमेट हो सके, और ये मटेरियल या सर्विस जो है अदरवाइज हमने परचेज किया होता। ठीक है, ये बीच वाली लाइन को काट दो बस, मटेरियल एंड सर्विसेज जरा आसान कर लो, वुड अदरवाइज हैव बीन परचेज। ठीक है जी, ये कहानी फेयर वैल्यू रीजनेबली एस्टिमेट हो सके और मटेरियल सर्विस अदरवाइज परचेज किए होते। ठीक है, अब आगे वो ये बात कर रहे हैं जो मैंने कहा, ऑफन दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट रिकॉर्डेड, often these contributions are not recorded because record keeping and valuation difficulties. For example, it may be impracticable to record the receipt of contributed services where NPO depends heavily on use of volunteers to provide services. जैसे हम चले गए एक NPO की तरफ से वॉलंटियर कर दिया खुद को, तब इस हमारी सर्विसेज को क्या वैल्यू असाइन की जाए, वो कह रहा जरा मुश्किल होता है। इसलिए नॉर्मली ऐसी चीज़ों को वैल्यू असाइन हो सके तो करो, हो सके तो करो, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। वेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड मटेरियल सर्विस मीट द क्राइटेरिया फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग देयर वैल्यू वुड प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कहता है जब क्राइटेरिया मीट कर जाए, यानी फेयर वैल्यू निकल सके मटेरियल सर्विस की, तो फिर इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन को बेहतर करती है, लेकिन मुश्किल होती है इसके अंदर। ठीक है, बहरहाल इतनी सी बात याद रखिए आप, मुश्किल होता है ये कभी ना कहा करें। ठीक है, मुश्किल होता है, ठीक है, मुश्किल होता है, बस आपने इतनी सी बात याद कर ली। कंट्रीब्यूटेड मटेरियल सर्विस को किस पे रिकॉर्ड करना है? एट फेयर वैल्यू। कब? जब फेयर वैल्यू मेजरेबल हो और मटेरियल को वैसे या सर्विस को हमने वैसे खरीदना था। ठीक है जी, चले बस जी यहाँ तक बस करते हैं। अब भाई कुछ सो भी गए हैं बच्चे, तो इससे आगे आपका काम क्या है? आपने पेज नंबर ये अब मैंने 872 तक पढ़ा दिया, बस एक बार पढ़ लिया काफ़ी है। इसमें से अभी कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं आई, शायद थोड़ी सी बात याद रखने वाली आई कि एमसीक्यू इससे बन जाए कि आपको वो कह दे कि अगर कॉन्ट्रीब्यूटेड मटेरियल सर्विस हो तो क्या उसके लिए रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है या किस पे रिकॉर्ड करें, तो इस तरह की बात पता हो। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और कब करना है, या फेयर वैल्यू मेजर हो सके, और ये चीज़ें वैसे हमने बाजार से लेनी होती हैं, अरेंज करनी होती हैं एनपीओ ने। जो ये काम हो गया, बंदे लेकर आने पड़ते, मजदूर लगाना पड़ता, सीमेंट लाना पड़ता अगर ये ना देता बंदा हमें। ठीक है ना, सही है, बस ये बात ऐसे ही याद रखनी है, रट्टे नहीं लगाने, इसको इस जुमलों को याद नहीं करना, इनको सिर्फ याद रखना है। ओके, सही है। चल, तो अब आपने 873 से पढ़ना शुरू करना है, और फिर मैंने आपको सारा ना ये कटवा देना ऐसे करके, जैसे ये वाला मैंने आपको ऐसे करके कटवा देना है कल, आप बेशक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कटवा के मैंने आपको कहना है कि ज़रा वो लेक्चर फलां में जो ट्री बनाया था, कौन सा वाला ट्री, ये वाला कौन सा ट्री है? रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस फ्यूचर पीरियड, ये मैंने यहाँ पर कहीं बनाया था, वो मैंने शायद प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में लिखा था ना एक, ऐसे ही करके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं। अल्लाह करे ला बजाए आज दा दिन। EPS जल्दी का, EPS CPS ये आपने सुबह शुरू करना ही नहीं चाहिए, ये काम है ना। ये देखो, ये फॉर पास करंट ऑलरेडी इनकर्ड, फिर फॉर नॉन डेप्सिबल, फॉर कॉस्ट इनकर्ड, इसी तरह का कोई टेबल होना है, तो ये मैं इंशाल्लाह कल आपको रेफर करूंगा, लेकिन अभी आपने पढ़ना है। सॉरी मैंने पहले काट दिया, ये पढ़ के आना है आपने। 4, फिर आगे ये एग्जाम्पल्स,
मेंबरशिप, सब पढ़ना है, सब कहाँ तक पढ़ते आना है, जहाँ तक मैंने आपको कहना है, यहाँ तक पेज 879 तक विद एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये